वेलकम बैक टू एजुकेट पॉइंट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज सेट्स। आज हम जानेंगे सेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका क्या पर्सपेक्टिव है आपके मैथ्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए, जेईई मेंस के लिए या फिर किसी अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए। ठीक, स्टेट एग्जाम का मतलब है मेरा जो आपके स्टेट में टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एग्जाम होते हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें हम जानेंगे कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे सेट्स को देख सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला आपका हेडिंग लेते हैं, सेट्स। तो देखिए सेट्स चैप्टर जो है आपके 11th का ये पहला चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक, तो अब सेट्स होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं सेट्स के बारे में। तो सेट्स इज नथिंग well defined collection of distinct object। अब बात आती है कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब कुछ नहीं होता, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग यानी डिफरेंट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने अपने घरों में सुन रखा होगा मम्मी से या पापा के थ्रू, जैसे किसी की शादी होती है या घर पे किसी की शादी होती है, पड़ोस में होती है, तो हम उसको क्या गिफ्ट करते हैं। तो हम कभी कभी हो सकता है मम्मी लोग बोलती है कि हम डिनर सेट गिफ्ट करेंगे, या फिर जब आपकी दीदी की शादी होती है तो मम्मी लोग बोलती है कि हम नेकलेस का सेट देंगे अपनी बेटी को। इस तरीके की चीजें आपने अपने डे टू डे लाइफ में सुन रखा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपने डिनर तो यूज किया, लेकिन डिनर के साथ एक वर्ड यूज किया दैट इज सेट। नेकलेस तो यूज किया, लेकिन नेकलेस के साथ एक वर्ड यूज किया आपने सेट। तो ऐसा नहीं कि सेट आप पहली बार सुन रहे हैं, सेट का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे हमें इसको मैथमेटिक्स में कैसे यूज करना है यहाँ पे हम वो सीखेंगे। अब देखिए सेट को मैंने बोला क्या, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इससे समझते हैं डिनर सेट से, इसको हम सेट में अपने मैथमेटिक्स में कैसे समझेंगे। ठीक, देखिए अगर मैं आपको बोलूं आप मान लीजिए डिनर सेट गिफ्ट कर रहे हैं, अब मैं आपसे बोलता हूं कि डिनर सेट की जगह आप सिर्फ स्पून या फिर और ग्लास, आप बहुत सारे ग्लास दे दिए, अलग अलग कैटेगरी की ग्लास दे दिए, प्लास्टिक का दे दिए, उसमें शीशे की ग्लास दे दिए या फिर स्टील की ग्लास दे दीजिए, या हो सके तो चांदी की ग्लास दे दिए। तो क्या अगर मैं आपको बहुत सारे ग्लास दूंगा तो आप ये बोलोगे क्या कि मैंने उसको डिनर सेट गिफ्ट किया? आप ऐसा नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वो सिर्फ ग्लास है, इट इज नॉट अ सेट। सेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग चीजें, जैसे डिनर सेट की बात कर रहा हूं। अब डिनर सेट में क्या क्या जाता है, स्पून, ग्लास और आपका जो कटोरा होता है वो आ जाता है, और क्या आ जाता है आपका जग आ जाता है, आपकी थाली आ जाती है। इन सब को मिला के, क्योंकि ये सब अलग अलग कैटेगरी के सब इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स बोलो जैसे आप आपके अलग अलग वेसल्स हैं ये सब। ठीक है, तो जब हम अलग अलग बर्तन को एक कैटेगरी में हम रखते हैं, कई सारे बर्तन हमने लिया क्योंकि सब बर्तन है, तो हमने इसको एक फिक्स कैटेगरी में ले लिया। इसमें आपका ग्लास आ गया, स्पून आ गया, ठीक है, और कटोरा आ गया, आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं। ठीक है, कटोरा आपके आ गया, थाली आ गई, तो प्लेट्स आ गए आपके, ठीक है, जग आ गया। तो इस तरीके की जब बहुत सारी चीजों को हमने कंबाइन किया, अब देखिए ये सारी चीजें एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, सब इसमें क्या है, इसमें जितने भी चीजें हैं सब वेसल है आपके, वेसल मतलब बर्तन। तो जब सारे बर्तन को मैंने कंबाइन करके एक ग्रुप बनाया तो उसको मैंने बोल दिया क्या, इट इज अ सेट। तो सेट क्या है, देखिए अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रही हो, ऐसी चीजों को हम बोल देते हैं क्या, हमेशा सेट्स बोल देते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपना नेकलेस। हमने बोला नेकलेस का सेट। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे नेकलेस का सेट है, अगर मैं बोलूं आप सिर्फ इयररिंग गिफ्ट करिए किसी को, तो आप उसको ये बोलोगे क्या कि मैंने उसको नेकलेस का सेट गिफ्ट किया है? नहीं, आप क्या बोलोगे, मैंने उसको सिर्फ इयररिंग दी है। या सिर्फ आप कोई भी रिंग दे दो तो आप उसको ये बोलोगे क्या मैंने इसको नेकलेस का सेट दिया है? नहीं, आप क्या बोलोगे कि मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ रिंग दी है। तो नेकलेस के सेट में क्या क्या आ जाता है आपका, आपकी जितनी भी चीजें होती है, नोज रिंग हो गया, इयररिंग हो गया, और आपका मंगलसूत्र हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जब कंबाइन करके उसको एक सेट में रखा जाता है, यानी एक जो इसका बॉक्स आता है नेकलेस का, उसमें जब चीजों को रखा जाता है, जैसे इसमें हार हो जाता है आपका, यहाँ देखिए झुमके होते हैं बगल में,
ठीक है, जब बहुत सारी चीजों को हम कंबाइन कर देते हैं जो कि सेम कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब ऐसा नहीं है कि नेकलेस के सेट में आप चम्मच डाल के बोल रहे हो कि वो नेकलेस का सेट हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेकलेस के सेट में आप जो नेकलेस से बिलोंग कर रही चीजें, जो आपके ज्वेलरी से बिलोंग कर रही है, आप उसको डालोगे नेकलेस में। तो जब इन सब चीजों को कंबाइन किया आपने, तो उसको आपने बोल दिया क्या कि ये बन गया एक नेकलेस का सेट। तो व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच इज सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, जो कोई भी इसको देखे तो वो बोलेगा कि हाँ ये एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। जैसे अब मान लो आपने बोल दिया कि आप जबरदस्ती करना चाह रहे हो किसी को, बोल रहे हो कि नहीं मैं ग्लास और स्पून को सेट मानूंगा। आपने ग्लास और स्पून दिया, आपने बोला ये सेट दे दिया मैंने गिफ्ट, किसका सेट? डिनर का। अब ये आपके अकॉर्डिंग तो डिनर सेट है, पर जिसको डिनर सेट के बारे में पता है, जिसने डिनर सेट कभी गिफ्ट किया है, वो आपको इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, भाई तुम रॉन्ग हो, तुम्हारी डेफिनेशन आप तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो। पर आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना, आपको एक जो जनरल थिंकिंग है उसके हिसाब से सोचना है। तो इसीलिए जो सेट होता है वो क्या होता है? इट इज अ वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच इज सेम फॉर एवरीवन, जो सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया क्या, रिवर्स ऑफ इंडिया। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये सेट है या नहीं है। तो देखिए इसमें आप क्या क्या लिखोगे, जितनी रिवर इंडिया में आती वही तो लिखोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया की रिवर को उठा के इसमें लिख दोगे या अमेरिका की कोई रिवर उठा के इसमें रख दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जितनी भी इंडिया की रिवर्स है सबको एक साथ लिख दोगे। गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया। इस तरीके की आपकी जितनी भी रिवर होगी आप सबको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। तो उसको आप बोलोगे क्या कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें गंगा रिवर अलग है, यमुना अलग है, ब्रह्मपुत्र अलग है। तो इस तरीके की जितनी भी रिवर इंडिया के होंगे आप सबको लिख दोगे और आप बोलोगे कि ये बन गया क्या, सेट। लेकिन जैसे मैं आपको बोलता हूं 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, किसका? क्रिकेट टीम का। अब देखिए जब मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया की बात की थी, तो आप इंडिया के इंसान ले लीजिए चाहे किसी बाहर देश का ले लीजिए, आप उसको अगर बोलेंगे कि रिवर्स ऑफ इंडिया लिखो, तो वो ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का रिवर लिखेगा, वो क्या लिखेगा, रिवर ऑफ इंडिया ही इसमें लिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए किसी भी पर्सन को उठा लीजिए आप, उसके हिसाब से डेफिनेशन जो है वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। अगर मैं आपके 5 दोस्त से पूछ लूं तो सबके खिलाड़ी जो होंगे, सबके जो मनपसंद खिलाड़ी हैं, सबके अलग अलग हैं। ठीक, किसी को हो सकता है कोहली पसंद हो, किसी को हो सकता है सचिन पसंद हो, ठीक, मतलब जो भी 5 प्लेयर है, हो सकता है किसी को कोहली नहीं पसंद है, युवराज पसंद है, ठीक, किसी को धोनी पसंद है। तो इस तरीके से जो आप कलेक्शन बनाएंगे, अब ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। जैसे मेरे को युवराज पसंद है, मेरे को धोनी पसंद है, पर मेरे को कोहली नहीं पसंद है, सचिन नहीं पसंद है। तो इस तरीके से लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ माइंडसेट होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये एग्जांपल लूंगा 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम, तो उसमें देखिए आप क्या करेंगे, पर्सन टू पर्सन अगर आप देखेंगे तो सभी खिलाड़ी चेंज होंगे। तो ऐसी भी कोई चीज जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है उसको हम कभी भी सेट नहीं बोलते। तो सेट किसको बोलना है, कोई भी एक ऐसी चीज जो सबके अकॉर्डिंग जिसकी डेफिनेशन सेम। ठीक, तो यहाँ पे हमने समझा क्या, सेट्स, फिर हमने जाना सेट्स कैसे डिफाइन होगा, सेट्स की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम आते हैं अपना अगले टॉपिक पे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो देखिए अब हमें सेट्स लिखना आ गया, अब हम देखेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, अब सेट्स को आप अगर डेली लाइफ में देखना चाहें तो देखिए जैसे आपका एक अलमारी होगा जिसमें आप कपड़े रखते होंगे, तो आप कपड़े की अलमारी में सिर्फ कपड़े ही रखते हैं। ऐसा नहीं कपड़े की अलमारी में आप ला रहे हो बर्तन रखे पड़े हो, उसमें ला रहे हो झाड़ू रख दिए, पोछा रख दिए, या हो सकता है उसमें जूते रख दिए, ऐसा आप नहीं करते। अब वो आपने कैटेगरी बना रखी है कि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्या रखूंगा, अपने कपड़े। तो देखिए वहां भी आप एक सेट्स का प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसको मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।
तो देखिए सेट्स को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म और इसी को और क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, और अगला है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। रोस्टर फॉर्म मतलब जैसे को तैसा, जैसा दिया है वैसे ही सिर्फ एक ब्रैकेट में अगर आप लिख दो तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, अब ये पढ़ा लिखा तरीका है। जैसे मैं आपको बोलूं कोई एक ऐसी जनरल चीज बताओ जिसके थ्रू मेरे को सब पता चल जाए। जैसे मैंने बोला इवन नंबर बताओ, तो आप इवन नंबर आप गिन के नहीं बताओगे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, आप क्या बोल दोगे 2n जो है ये इवन नंबर का एक जनरल फॉर्म है। तो ये देखिए 2n क्या है, आपने इसका एक जनरल फॉर्म लिख दिया। तो कभी भी अगर हम चीजों को उसके जनरल फॉर्म से या उसके जनरल फॉर्मूला से लिखते हैं तो ऐसी चीजों को जब हम लिखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम उसको जैसा दिया वैसे लिख दिया, जैसे हमने बोला इवन नंबर लिखो तो आप लिखोगे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से अगर लिखते चले जाओगे तो आप बोलोगे ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। इसका मतलब मेरे को कोई जनरल डेफिनेशन नहीं पता थी, मेरे को सिर्फ ये पता था कि इवन नंबर होता क्या है, मैंने वैसे लिख दिया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, मुझे उसका एक जनरल फॉर्म पता है, तो उसको मैंने अपने जो भी जैसे भी सेट्स को लिखते हैं, हम अभी देखेंगे कैसे लिखते हैं, तो उस फॉर्म में मैं लिख दूंगा, तो उसको मैं बोल दूंगा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखिए जब सेट्स को कभी भी लिखा जाता है तो सेट्स को लिखा कैसे जाता है वो देखिए, हाउ टू राइट सेट्स। ठीक, अब देखिए सेट्स को जब भी हम कोई भी सेट बनाएंगे तो उसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए सबसे पहला आपको यूज करना है कर्ली ब्रैकेट, यूज कर्ली ब्रैकेट। सेकेंड, उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट द एलिमेंट्स इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। जैसे देखिए यहां मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होता, ये क्या होता है आपका कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, तो कभी भी हम आगे सेट्स को कभी भी लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट होगा या कोई भी डेफिनेशन होगी जिसको बोलेगा सेट्स फॉर्म में लिखो, तो आप जब भी सेट्स लिखोगे तो आप उसको हमेशा किस में लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट में। और अगर आप कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हो तो समझ लो वो आपका गलत हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको लिखा है, इसको दूसरा नाम इसका क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन। आपको ये चीजें बहुत ध्यान से पता होनी चाहिए कि ऑर्डर्ड कलेक्शन क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जैसे हम सेट्स को कभी भी लिखते हैं तो सेट्स को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक कलेक्शन है। इसका मतलब अगर जैसे ये लिखा है 2,4, अब ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो अब इसको चाहे आप 2,4 लिखिए चाहे 4,2 लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो जब भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, जब भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करेगा, तो ऐसी चीज को जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन। लेकिन अगर यही चीज ये लिखी हो, जैसे आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपने पॉइंट पढ़ रखा होगा, क्या 2,5 ये 5,2 के बराबर होता है क्या, क्या 2,5 5,2 के बराबर होता है क्या। आपने अगर कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा तो 2,5 कोई पॉइंट होगा जो कि होगा यहाँ, x है आपका 2 और y है 5, तो ये पॉइंट होगा कहीं यहाँ पे। फिर दूसरा पॉइंट हमने लिया 5,2, तो 5x पे होगा यहाँ और 2 होगा कहीं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 5,2। क्या दोनों पॉइंट सेम है क्या, नहीं, तो ये पॉइंट सेम नहीं है। तो जो ये चीज लिखी है जिसको हमने दिखाया सर्कुलर ब्रैकेट में, ऐसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और जब हम कर्ली ब्रैकेट में इसी चीज को लिखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन आगे पीछे आप कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आपको चीजें लिखनी पड़ती है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये था आपका सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। इस सेट्स को आप कैसे दिखाते हैं, सेट्स को हमेशा दिखाते हैं कर्ली ब्रैकेट में। उसके बाद हमने देखा सेट्स के 2 फॉर्म होते हैं, कुछ होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम आगे अभी और डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया सेट्स होता क्या है, सेट्स के 2 फॉर्म होते हैं, सेट्स को लिखा कैसे जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे क्या, सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स।
अब देखिए सेट्स में जो सिंबल यूज होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए सेट्स को लिखते किसमें, कर्ली ब्रैकेट में, ये आपको मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले हम सिंबल जो यूज करते हैं वो होता है सच दैट। इस सिंबल को हम बोलेंगे क्या, 2 डॉट रहेगा, इसको ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे स्ट्रेट लाइन से भी दिखाते हैं छोटा सा, तो इसको बोलते हैं सच दैट। दूसरा अपना जो सिंबल है उसको हम बोलते हैं फॉर एवरी। तीसरा जो अपना सिंबल है वो है बिलोंग का, जैसे आप बोलते हो आई बिलोंग टू दैट सिटी और दैट स्टेट। तो उसी तरीके से यहाँ भी एलिमेंट जो होगा वो किसी न किसी सेट में से आएगा, तो उसको हम बोलेंगे दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट। उसके बाद चौथा सिंबल, जैसे आपने इक्वल देखा होगा, इक्वल पे आप ऐसे कर देते तो उसको बोलते हैं नॉट इक्वल। तो इस तरीके से ये बिलोंग है, तो यहाँ पे अगर आप इसको कट कर देंगे तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग। और उसके बाद आपका लास्ट सिंबल आ जाता है दैट इज देयर एग्जिस्ट। और एक सिंबल है दैट इज कॉमा। जब भी हम दो अलग अलग एलिमेंट लिखते हैं तो उनके बीच में हम हमेशा यूज करते हैं अपना कॉमा, जिसको आप वेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको और क्या बोल सकते हैं, वेयर। तो सेट्स में हम यही 6 सिंबल या 5 सिंबल आप बोलिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सिंबल हम यूज नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई आपके सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए सेट्स के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट डजंट मैटर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये लिखा है आपका 2, 3, 4, तो इसको आप चाहे ये भी लिख सकते हो 4, 2, 3, तो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी लिखो। अंदर आपने ऑर्डर क्या लिखा है, डज नॉट मैटर। बस आपको ये बताना चाहिए कि जो अभी आपके एलिमेंट आ रहे सेट्स के अंदर वो होने चाहिए, और 2 एलिमेंट के बीच में हमेशा यूज करना है आपको कॉमा। तो आपको ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान से दिमाग में हमेशा रखना है जब भी हम सेट्स लिखेंगे, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के हम क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम इंटर कन्वर्जन देखेंगे, रोस्टर टू सेट बिल्डर टू रोस्टर। तो इस लेक्चर को आप देखिए, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करिए। उसके जैसे जैसे हमें सेट्स आता जाएगा वैसे वैसे हम अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने जो भी चीजें पढ़ी है वो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम थोड़ा अपना लेवल और बढ़ाएंगे, सेट बिल्डर के और रोस्टर फॉर्म के हम क्वेश्चन करेंगे, और प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन भी देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना लेवल और ऊपर बढ़ाएंगे, उसके बाद हम एडवांस के भी क्वेश्चन टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में इतना ही हम देखते हैं, बाकी जो कुछ भी चीजें हैं वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में।